ओके गाइस, तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने थोड़ा पीएचपी का इंट्रोडक्शन देखा, थोड़ा वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देखा, थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोगों ने देखी, बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल और पीएचपी के फीचर्स देखे। इस लेक्चर में थोड़ा और पीएचपी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि व्हाट इज़ अपाचे सर्वर। ओके, कुछ चीज़ें जो पीएचपी के कंपोनेंट्स हो गए जो पीएचपी से रिलेटेड हो गया उसको थोड़ा सा इस लेक्चर में जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दैट इज़ व्हाट इज़ अपाचे सर्वर। ठीक है, व्हाट इज़ अपाचे सर्वर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू नो। काफ़ी लोग वेब डेवलपर खुद को बोलते हैं लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि व्हाट इज़ अपाचे सर्वर, विच इज़ नॉट गुड थिंग। अभी देखना कि व्हाट इज़ अपाचे सर्वर। एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों को पता है कि एक होता है सर्वर जिसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करके रखी है। ठीक है, सर्वर इज़ अ फिजिकल मशीन। व्हाट इज़ सर्वर? इट इज़ अ फिजिकल मशीन। नाउ इस और हम लोग यहाँ से जो भी क्लाइंट होता है, इट मे बी अ मोबाइल, इट मे बी अ डेस्कटॉप, इट मे बी अ लैपटॉप। ठीक है, तो शायद हो सकता है कि आपने अपने कंप्यूटर से एक XYZ वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट की। ठीक है, अब क्या हुआ, सॉरी, आपने क्या किया, XYZ वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट की। अभी सर्वर कुछ प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट जैसे सर्वर को मिलेगी, सर्वर क्या करेगा, कुछ प्रोसेसिंग करेगा आपके रिक्वेस्ट पे और आपको रिटर्न क्या कर देगा, रिस्पॉन्स। ये हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा या लेक्चर्स में देखा है। नाउ दिस वाज रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट आर्किटेक्चर। अभी अपाचे सर्वर थोड़ी देर में समझते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। चलो, आपने कंप्यूटर लेकर आएगा घर पर, सिर्फ एक कंप्यूटर लेकर आए हो। ठीक है, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कुछ इंस्टॉल्ड नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर है, कुछ भी, या विंडोज 7, उबंटू या मैक, ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है। सो एक बट ऑब्वियस ही चीज़ है कि जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल नहीं करोगे, ठीक है, आपने इसमें क्या OS इंस्टॉल नहीं किया, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, सो अगर आप एक पीसी लेकर आ रहे हो और उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर रहे, तो आप कोई भी काम उस पीसी में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। दैट इज़, इवन आप ना गेम खेल पाओगे, ना वर्ड यूज़ कर पाओगे, ना क्रोम यूज़ कर पाओगे, ना यूट्यूब देख पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ मशीन, या एक पीसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट क्यों है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनफैक्ट आपकी जो स्मार्ट वॉचेज़ है, या आपके मोबाइल्स है, या आपकी टीवी है, मॉडर्न स्मार्ट टीवी, हर चीज़ के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है। अगर मोबाइल वगैरह में बात करूँ तो iOS और एंड्रॉयड है, विंडोज़ भी है, देन अभी हुआई का खुद का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। पता लगाओ उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करना, और अगर आप स्टूडेंट्स हो एक्स्ट्रा बैच के तो एक बार मैसेज करके बताना मुझे कि हुआई का कौन सा नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होने वाला है मोबाइल के लिए। नाउ लेट अस गेट बैक कि मोबाइल के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। उसी तरह से अगर आप कंप्यूटर्स लोगे तो कंप्यूटर्स, पीसीस या लैपटॉप्स के लिए भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 7, 8, 10, विंडो माइक्रोसॉफ्ट के ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। और अगर हम लोग ओपन सोर्स में बात करें तो उबंटू के बहुत सारे फ्लेवर्स, यानी बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल है मार्केट में। तो हम लोग बात करते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक पीसी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, सो एक्चुअली अगर आप सिर्फ एक
पीसी उठा के लाओ, इट इज़ जस्ट अ मशीन. उसको यूज़ कैसे करना है, वी डोंट नो डायरेक्टली कि हाउ टू यूज़ दैट मशीन. हम लोगों को तो कीबोर्ड वगैरह यूज़ करना पता है कि भाई मेरे को ये मॉनिटर चालू करूँगा, ये कीबोर्ड से मैं की प्रेस करूँगा तो मेरे स्क्रीन पर टाइप होना चाहिए. अगर मैं कोई वीडियो प्ले कर रहा हूँ तो उसको डबल क्लिक करो तो वीडियो प्ले हो जाना चाहिए. मैं कॉपी कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो कॉपी, और कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो पेस्ट हो जाना चाहिए. सो ये सारी चीज़ें मशीन को डायरेक्टली पता तो होती नहीं है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें इंस्टॉल करते हैं हमारा कोई भी OS. ठीक है, क्या इंस्टॉल करते हैं OS. तो OS क्या काम करता है कि आपके मशीन को यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है. इट हेल्प्स अस टू यूटिलाइज द मशीन प्रॉपरली. ठीक है, सो OS का काम क्या है. OS के बहुत सारे काम है, मैं सिर्फ एक जेनरिक बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ. इट हेल्प्स अस टू मशीन. OS क्या करता है, हमारी एक मशीन को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है. यानी OS अगर हम लोग फॉर एग्जांपल भाई कोई की प्रेस कर रहे हैं तो हम मशीन के ऊपर की प्रेस करेंगे. भाई कीबोर्ड पे मैं की प्रेस कर रहा हूँ ना, तो OS बताएगा, मशीन को समझाएगा कि भाई क्या काम किस तरह से कर रहा है. ठीक है, सो अगर आपको आपने कंट्रोल P यानी प्रिंट कमांड प्रेस किया है तो किस तरह से क्या प्रोसेस परफॉर्म करना है कि प्रिंट हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये प्रोसेस कौन बताता है, आपका OS बताता है आपकी मशीन को. तो यानी आप डायरेक्टली मशीन को यूज़ नहीं कर सकते. OS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ सो हाँ, तो अल्टीमेटली आई वांट टू से दैट इज़ कि OS के बिना कोई भी कंप्यूटर इतना ज़्यादा हेल्पफुल शायद ना होगा. उसी तरह हम लोग अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज़ व्हाट इज़ अपाचे सर्वर. सो टू अंडरस्टैंड अपाचे सर्वर वी नीडेड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूजिंग अ मशीन. तो उसी तरह से जो सर्वर्स होते हैं हमारे, ठीक है, हमारे जो सर्वर्स होते हैं वो भी एक्चुअली फिजिकल मशीन होते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर था. तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे सर्वर्स को हम लोग डायरेक्ट सर्वर्स यानी डायरेक्ट मशीन को किस तरह से यूटिलाइज करें. भैया यहाँ से तो आपने रिक्वेस्ट तो सेंड कर दी, पर मशीन को किस तरह से पता चलेगा कि भाई इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कैसे करूँ, प्रोसेस किस तरह से करूँ, मैं आपको रिस्पॉन्स किस तरह से करूँ. ठीक है, ये सीधा, ये तो एक सिंपल मशीन है, आपने बना दी मशीन. अब व्हाट हैपेंस, तो ये अपाचे सर्वर का एक्चुअली काम क्या होता है कि ये जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो ये उस रिक्वेस्ट को कैच करता है. ठीक है, आपने रिक्वेस्ट सेंड किया आपके ब्राउज़र के थ्रू, तो वो हैंडल कौन करेगा, अपाचे सर्वर. यानी वो मशीन को यूज़ करता है और अपना मशीन को बताता है, जो हमारा सर्वर फिजिकल सर्वर है उसको बताता है कि इस रिक्वेस्ट को किस तरह से हैंडल करना है, उस रिक्वेस्ट को किस तरह से प्रोसेस करना है, और प्रोसेस करने के बाद रिस्पॉन्स किस तरह से और क्या सेंड करना है. सो दिस इज़ द रोल ऑफ एक्चुअल अपाचे सर्वर. है अपाचे सर्वर को एक्चुअली फिजिकल सर्वर नहीं, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर लाइक Windows 7. अगर हम लोगों का PC यूटिलाइज़ करने में हेल्प करता है तो उस तरह से अपाचे सर्वर हमको किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारे सर्वर को यूटिलाइज़ करने में. आई होप इतना समझ आएगा. और ये अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है थियरी वगैरह इसके बारे में, जो भी होगी हमारी नोट्स में अच्छे से अवेलेबल है, काफ़ी डिटेल में थियरी है. यू जस्ट गो थ्रू द नोट्स व्हेन यू गेट दोज नोट्स. ओके, सो नाउ अभी एक दूसरा क्वेश्चन कि भैया हम लोग तो रहे स्टूडेंट. ओके, हम तो स्टूडेंट्स या जो भी डेवलपर्स, चलो पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं. जो भी हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं कि हम लोग अगर कोई PHP के वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हैं, बेसिक वेबसाइट, छोटे छोटे प्रोग्राम्स सीख रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट तो जाके सर्वर पे हमारे इंस्टॉल नहीं कर सकते. ठीक है, डायरेक्ट हमारे सर्वर पे जाके हम लोग थोड़ी डिप्लॉय कर देंगे हमारी छोटी छोटी वेबसाइट्स एंड प्रोजेक्ट्स. तो इस सिचुएशन में हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर या पैकेजेस आप बोल सकते हो, पैकेजेस है. जैसे कि पहला है वैम, फिर दूसरा है जैम, तीसरा है लैम. ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो PC है, हमारा जो मशीन है, तो मशीन के ऊपर आप हम सर्वर के ऊपर तो इंस्टॉल नहीं कर, हमारे सर्वर के ऊपर जाके तो हम लोग डिप्लॉय नहीं कर सकते. तो हम लोग क्या करेंगे, इन पैकेजेस या इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर समझ लो, इन सॉफ्टवेयर को हमारे मशीन में इंस्टॉल करेंगे, हमारे कंप्यूटर. अब इंस्टॉल करने के बाद ये हम लोगों को अलाउ करेंगे, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स है ये रिस्पेक्टिवली हम देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर किस मशीन पे इंस्टॉल करना है. तो सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, इन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद बिना सर्वर के एक्चुअल सर्वर पे आप अपना प्रोजेक्ट अपलोड करें, PHP रन कर पाओगे. ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर किस
सिस्टम के लिए होगा। तो सबसे पहले वैम का फुल फॉर्म है विंडोज़ अपाचे MySQL एंड PHP। फिर उसके बाद आता है जैम। जैम का फुल फॉर्म है XOS अपाचे MySQL एंड PHP। और फिर उसके बाद आता है लैम्प। लैम्प स्टैंड्स फॉर लिनक्स अपाचे MySQL एंड PHP। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो आपको शायद फुल फॉर्म से क्लियर हो गई होगी। तो देखो AMP अपाचे MySQL PHP इन तीन सॉफ्टवेयर्स में कॉमन है। AMP अपाचे MySQL एंड PHP। तो अभी अगर स्टार्टिंग करते हैं वैम से फॉर एग्जांपल, तो ये वैम क्या है? इट इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ आती है, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करो आप PHP रन कर पाओगे। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये स्पेशली सॉफ्टवेयर किसके लिए बना है? विंडोज़ के लिए। और ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक्चुअली क्या है? एक पैकेज है। पैकेज किस चीज़ का है? तो कि बात देखो कि इस आप एक पैकेज इंस्टॉल कर लो, ये एक सॉफ्टवेयर टाइप का जो पैकेजेस को इंस्टॉल कर लो, आपको अपाचे भी मिल जाएगा, आपके कंप्यूटर में अपाचे भी इंस्टॉल हो जाएगा, MySQL भी इंस्टॉल हो जाएगा और PHP भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब अपाचे के बारे में तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि अपाचे क्या है। एक्चुअली इट इज़ अ वेब सर्वर, ठीक है, जो सर्वर का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। दूसरा MySQL क्या है? जैसे आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर्स में ओरेकल और MySQL फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स पढ़ेंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह करने के लिए। तो शायद MySQL भी पढ़ा होगा। तो MySQL किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए MySQL यूज़ होता है। यानी आपको जो आपकी वेबसाइट आप बना रहे हो, ठीक है, आपने एक वेबसाइट बना दी, उस वेबसाइट के अंदर आपको कोई फॉर्म बनाना है, उसके अंदर फॉर्म के थ्रू इंसर्ट अपडेट डिलीट करवाना है, जो आपने लास्ट टाइम VB वगैरह में किया होगा। तो VB में हम लोगों ने लास्ट टाइम या तो हम लोगों ने SQL यूज़ किया होगा, या तो फिर आपने MS Access यूज़ किया होगा। इस बार हम PHP के साथ इंसर्ट अपडेट डिलीट करने के लिए MySQL यूज़ करेंगे। एंड PHP के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है। उस तरह से हम लोग पहले बात कर लेते, चलो पहले लैम्प की। तो लैम्प स्टैंड्स फॉर लिनक्स अपाचे MySQL एंड PHP। यानी अगर आप उबंटू लिनक्स या काली लिनक्स या ऐसे कोई भी लिनक्स से कोई भी फ्लेवर यूज़ करोगे, लिनक्स से कोई भी वर्जन या लिनक्स बेस कोई वर्जन OS यूज़ कर रहे होगे आप, तब आप क्या इंस्टॉल करोगे आपके सॉफ्टवेयर PC पे? लिनक्स, सॉरी लैम्प। देन आता है जैम। जैम का फुल फॉर्म है XOS। XOS का मतलब है कोई भी OS चलेगा भैया, ठीक है, कोई भी OS पे आप जैम इंस्टॉल कर सकते हो। जैम इज़ मेड फॉर एवरी OS। XOS आप चाहे आप वैम्प हो, लैम्प हो, वैम्प किसके लिए? विंडोज़ के लिए। लैम्प किसके लिए? लिनक्स के लिए। लेकिन जैम किसके लिए? आपका मैक में भी चलेगा, आपका विंडोज़ में भी चलेगा, और जो जैम्प है वो आपके लाइनक्स में भी चलेगा। तो जैम स्टैंड्स फॉर XOS अपाचे एंड MySQL। तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग सर्वर पे डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे नहीं, तो हम कंपैरेटिवली इन तीनों में से जो सॉफ्टवेयर हम लोगों के PC के साथ रिलायबल है, हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे और PHP यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली अभी जैम्प इंस्टॉल करने वाला हूँ, ठीक है। आप आपके हिसाब से जो इंस्टॉल करना है वो करो, बट आई पर्सनली वुड रिकमेंड कि आप जैम्प इंस्टॉल करो, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप मोस्ट ऑफ विंडोज़ यूज़ कर रहे होगे तो लैम्प तो इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे। और वैम्प इंस्टॉल करते वक्त कुछ PCs में एरर आ जाती है DLL मिसिंग की। तो कॉलेजेस में शायद वैम्प होगा, लेकिन आई पर्सनली वुड रिकमेंड कि आपके PC पे आप जैम्प इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो मैं पहले जैम्प इंस्टॉल कर लेता हूँ, देन आई विल बी रिज्यूमिंग द वीडियो। ओके, तो जैम्प इंस्टॉल करने के बाद देखो जैम्प का कुछ सिंबल ऐसा है, और कॉलेज वगैरह में जैम्प के जो वर्जन्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैं आपको एक जेनेरिक वर्जन दूंगा जैम्प का, वही इंस्टॉल करना। स्टूडेंट्स के लिए, एक्स्ट्रा बैच के स्टूडेंट्स के लिए मैं व्हाट्सएप पे लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके जैम्प का ये वाला जो वर्जन मैं दे रहा हूँ वही इंस्टॉल करना। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि आपके कॉलेज में जैम्प का जो वर्जन है शायद पुराना होगा, तो कॉलेज के जो PCs है उसके अंदर MySQL चलेगा। लेकिन जो अगर आप जैम्प का नया वर्जन नेट से डाउनलोड करते हो तो उसमें MySQL नहीं चलेगा, उसमें सिर्फ MySQL I चलेगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के टाइम पे बताऊंगा कि MySQL I और MySQL में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना
कि आपके कॉलेज में और आपके सिलेबस में MySQL है, MySQL I नहीं है, और नए वर्जन में सिर्फ MySQL I ही चलेगा। तो जो वर्जन में दे रहा हूँ उसी को इंस्टॉल करना। क्यों? क्योंकि उस वर्जन में MySQL और MySQL I दोनों चलेगा। ठीक है, तो एक बार XAMPP इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद XAMPP का कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपाचे और MySQL एक्टिवेटेड है। यहाँ पे देखो स्टॉप के बटन है, हम लोगों को इनको स्टार्ट ही रखना है। ये आपको पूछेगा, परमिशन लेगा पहले कि डू यू वांट टू चेंज द डिवाइस सेटिंग समथिंग लाइक दैट, तो आपको उसको येस देना है। भैया देखो इस तरह से स्टार्टिंग में बंद होगा, इसको आपको स्टार्ट करना है। जब भी आप स्टार्ट करोगे तभी परमिशन देनी पड़ेगी, स्टॉप करोगे तो भी परमिशन देनी पड़ेगी। और एक चीज़ याद रखना, PHP चालू करने के लिए आप दोनों MySQL और अपाचे दोनों को ही स्टार्ट कर देना, बाकी तीनों को स्टार्ट नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, और उसके बाद कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोल देते हैं हम लोग, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर, फिर एक मैं नोटपैड खोल देता हूँ। चलो, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक बेसिक एकदम छोटा सा हेलो वर्ल्ड टाइप का एक प्रोग्राम बनाते हैं पहले तो PHP में, और उसको सेव करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसको सेव एक्चुअली कहाँ पे करना है या कैसे उसको रन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान रखना, मैं पाथ खोल के बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको सेव करना है। तो पहले आपके PC में C ड्राइव में, आप हो सके तो XAMPP को C ड्राइव में इंस्टॉल करना, जो भी हो XAMPP वैम। तो मैं C ड्राइव के अंदर देखो एक XAMPP नाम का फोल्डर बन गया, XAMPP के अंदर, फिर उसके बाद htdocs, और यहाँ पे आपको आपके जो भी फाइल है उसको सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो भी फाइल होगी यहाँ पे सेव होगी। तो कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं। एक बार पाथ मैं कहीं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। C ड्राइव, फिर उसके बाद XAMPP का फोल्डर, फिर htdocs। ठीक है, आपको यहाँ सेव करनी है आपकी कोई भी फाइल जो PHP की फाइल बनाओगे। और अगर आप कॉलेज वगैरह में वैम्प होगा तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज उसका भी पाथ मैं बता देता हूँ। ये पाथ किसके लिए? XAMPP के लिए। आप कहीं पे भी फाइल सेव करोगे तो नहीं चलेगा भाई, इसी पाथ पे सेव करना पड़ेगा आपको। और अगर आप वैम्प यूज़ कर रहे हो तो वैम्प के लिए होगा C ड्राइव, वैम्प, फिर उसके बाद www। ठीक है, तो अगर XAMPP यूज़ कर रहे हो तो XAMPP और htdocs, और अगर वैम्प यूज़ कर रहे हो तो C ड्राइव कॉलन C ड्राइव के अंदर वैम्प और www, बाकी सब तो सेम है। नाउ एक फ़ाइल वगैरह हम लोग सेव वगैरह करके देखते हैं। पहले नोटपैड खोल दिया मैंने, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ओके, तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको PHP में कोई भी काम करना है, कुछ भी काम आपको PHP में करना है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एंगुलर ब्रैकेट ओपन क्वेश्चन मार्क PHP, ये होता है PHP का स्टार्टिंग पॉइंट। यानी अगर आपको PHP की स्क्रिप्ट लिखनी है, कुछ भी आपको PHP में लिखना है, तो आपको पहले एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट क्वेश्चन मार्क एंड PHP लिखना है, और जब भी आपका PHP का काम पूरा हो जाए तो क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, ये दिस इज इक्विवेलेंट टू आपका स्टाइल टैग। अगर आपको याद हो तो आप CSS के लिए क्या करते थे, स्टाइल टैग ओपन करते थे, और जो भी आपको CSS देनी थी आप कहाँ लिखते थे, सिर्फ आपके स्टाइल टैग के अंदर लिखते थे। तो इट इज़ सिमिलर कि यहाँ पे आपको जो भी देना है, बॉर्डर जो फलाना फलाना। ठीक है, और अगर याद हो तो स्क्रिप्ट भी था एक जावा स्क्रिप्ट के लिए, जो भी आपको फंक्शन वगैरह बनाना होता था आप क्या करते थे, आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही बनाते थे। तो एक इस तरह से फ़िलहाल समझो कि ये स्क्रिप्ट किस चीज़ के लिए होती थी, ये स्टार्ट ये डिनोट करती थी कि भाई मैं जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ, और ये एंड स्क्रिप्ट किस चीज़ के लिए होती थी, भाई मैंने स्क्रिप्ट लिख दी और ये अब एंड है। उसी तरह से स्टाइल टैग्स के लिए, उसी तरह से PHP का अगर आप PHP की कोई भी स्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP स्टार्ट
एंड क्वेश्चन मार्क PHP सॉरी एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ये आपको डिनोट करता है कि यहाँ से आपका PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आप ये डिनोट करता है कि आपकी PHP की स्क्रिप्ट ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो अभी अगर आपको PHP में कोई भी चीज़ डिस्प्ले करनी है, जैसे कि आप C++ में सी आउट लिखते थे या फिर C में printf लिखते थे, तो आप PHP में क्या लिखोगे, इको। PHP में क्या लिखोगे, इको, और उसके बाद स्पेस और हमारा मंत्रा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा, तो ये क्या करेगा, सिर्फ आपकी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर से एक बार PHP ओपनिंग हेलो, फिर उसके बाद क्लोज कर दो तुरंत ही, फिर उसके बीच में जो भी लिखना है वो लिखो। तो मैंने क्या लिख दिया, इको हेलो वर्ल्ड। अब जो इको ये आपको तीन सब्जेक्ट्स में आने वाला है भैया, या एटलीस्ट दो सब्जेक्ट्स में तो आएगा, यूनिक्स में और PHP में। तो इको में कंफ्यूज मत हो ना, मैं यूनिक्स के टाइम पे बताऊंगा, उधर भी प्रिंटिंग के लिए यूज़ होगा लेकिन थोड़े डिफरेंट मैनर में। चलो, तो इस फाइल को आप सेव करते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पे भी जो भी डेस्कटॉप वगैरह होगा वही होगा। हम लोग जाते हैं कहाँ पे, सी ड्राइव के अंदर, जैम के अंदर, htdocs में जाना है हमको। तो नाउ वी कैन सी कि हम लोग कहाँ है, सी ड्राइव के अंदर, जैम के अंदर, htdocs के अंदर है। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार सी ड्राइव, जैम, htdocs के अंदर आके हमको फाइल सेव करनी है। लेकिन सेव करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आप कुछ भी सेव करोगे तो टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होगा। आपको यहाँ पे क्या करना, ऑल फाइल्स करना है पहले, इसको भूलना मत, ऑल फाइल्स करनी है। यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी .txt फाइल होगा, आपको यहाँ पे ऑल फाइल्स करनी है पहले। और उसके बाद मैं लिख देता हूँ hello.php। तो एक चीज़ याद रखना कि PHP की कोई भी फाइल होगी, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .php। जैसे कि टेक्स्ट फाइल का क्या होता है, txt, वर्ड फाइल का क्या होता है, doc, एक्सेल का क्या होता है, XLS, या जो भी CSV भी होता है कभी कभी, तो देख लेना। तो इस तरह से PHP की जो भी फाइल होगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .php। ठीक है, और इसको सेव करो। लेकिन याद रखना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, ऑल फाइल होनी चाहिए। और इसको सेव कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे सैम्प htdocs के अंदर आए तो hello.php हमारी फॉर्म हो चुकी है। अब इस फाइल को रन कैसे करना है, ये देखते हैं रन कैसे करना है इस फाइल को। तो रन करने के लिए कोई भी ब्राउज़र खोल लो, मैं क्रोम खोलता हूँ, टैब ओपन किया। एक चीज़ याद रखना, फाइल रन करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका जैम रन होना चाहिए, जैम आपका चालू होना चाहिए। तो मैं जैम, देखो मेरा अपाचे माइस्क्यूएल चालू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नाउ आई कैन रन PHP फाइल्स। तो मैं अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, लोकल होस्ट स्लैश अपनी फ़ाइल का नाम। तो मेरी फ़ाइल का नाम क्या था, hello.php। देखो यू कैन सी हमारी फ़ाइल रन हो गई। अब यहाँ पे मैं कुछ भी दूसरा लिखता हूँ, हेलो फ्रॉम एक्स्ट्राबिट्स। ओके, थोड़ा सा प्रमोशन कर लूँ। सो अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको पर्सनल ट्यूशन चाहिए तो एक्स्ट्राबिट्स को एक बार कांटेक्ट कर लेना। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, प्रमोशन ख़त्म। फिर से एक बार, चलो बैक टू बिजनेस। हेलो फ्रॉम एक्स्ट्राबिट्स। ओके, सो यहाँ पे फिर से एक बात देखो, मैंने सेव कहाँ पे की थी फाइल, कंफ्यूज मत होना। मैंने सी ड्राइव के अंदर, जैम के अंदर, htdocs में अपनी फ़ाइल सेव की है। लेकिन जब मैं फ़ाइल को रन कर रहा हूँ तो रन करते वक्त क्या आ रहा है, localhost/hello.php। सो व्हाट इज़ दिस थिंग। तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपनी फ़ाइल का नाम ही लिखना है, और localhost विल बी द कांस्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखना। एक मिनट में इसको पेंट में लिख देता हूँ।
तो आपको क्या लिखना है, आपको ये HTTP वगैरह लिंक लिखना नहीं है, ये ब्राउज़र ऑटोमेटिकली लिखेगा लोकल होस्ट फिर स्लैश योर फाइल नेम, ठीक है। लोकल उसके बाद योर फाइल नेम सिर्फ, यानी यहाँ पे आपको C ड्राइव /ZAMP/www लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीधा लोकल होस्ट स्लैश योर फाइल नेम लिख दो। एक और फाइल बनाते हैं, चलो समझने के लिए फिर से, न्यू PHP स्टार्ट PHP क्लोज, इसके बीच में अपन लिख देते हैं इको वेलकम टू TY, ठीक है। सेमीकोलन लिखना मत भूलना। सेव करते हैं, कहाँ सेव करेंगे, C ड्राइव के अंदर, XAMPP के अंदर, HDocs के अंदर, और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह ऑल फाइल्स करना है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ty.php, ty के नाम से सेव कर रहा हूँ, ty.php सेव। अब मुझे ty.php रन करनी है, तो कैसे रन करूँगा, लोकल होस्ट स्लैश ty.php, ओके, वी आर नाउ इनटू ty.php फाइल। अभी नेक्स्ट थिंग कि मुझे किसी फोल्डर में फाइल रन करनी है, ठीक है, सॉरी फोल्डर में फाइल सेव करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दो XAMPP के, देखो कोई भी फोल्डर आपको HDocs के अंदर ही बनाना है, तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ TYLEC या TY lectures नाम से मैं फ़ोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल सेव करता हूँ, मैं जितनी भी फाइल्स बनाऊंगा मैं ट्राई करूँगा कि इस फोल्डर में सेव करूँ, और आपको हर वीडियो के एंड में या तो किसी मॉड्यूल के या सेक्शन के एंड में आपको सारी फाइल्स दे दूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, HDocs के अंदर मैंने एक अपना फोल्डर बनाया, TYLEC नाम का, TY lectures नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया। अब मैं इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल सेव करता हूँ, लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल अगेन, पहले सेव ही कर लेते हैं। तो मैं कहाँ पे, TY lectures के अंदर देखो C ड्राइव XAMPP HDocs, और उसके बाद मैं किस फोल्डर में, TYLEC, अगेन मैं यहाँ पे ऑल फाइल्स कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट अस सी ev.php, .php extension is important, echo hello from extra bits, सेव हो गई फाइल। देखते हैं TYLEC के अंदर ev.php है। अब इस फाइल को कैसे रन करना है, तो इस फाइल को रन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोकल होस्ट तो लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, अपने फोल्डर का नाम। तो फोल्डर क्या है, TYLEC स्लैश आपकी फाइल क्या है, ev.php, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली XAMPP के अंदर फोल्डर बना रहे हो, सीधा बाहर ही C ड्राइव XAMPP और HDocs के अंदर, यानी डायरेक्ट HDocs में फाइल फोल्डर बना रहे हो, तो लोकल होस्ट स्लैश योर नेम ऑफ द फाइल, लोकल होस्ट के साथ नेम ऑफ द फाइल। लेकिन अगर आपने XAMPP के अंदर, HDocs के अंदर कोई फोल्डर बनाया है और उसके अंदर की फाइल रन करनी, तो लोकल होस्ट स्लैश नेम ऑफ योर फोल्डर एंड नेम ऑफ योर फाइल, ओके। आई होप कि बात समझ आएगा कि फाइल को रन किस तरह से करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सीधा बाहर XAMPP के अंदर फाइल्स मत बनाओ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप कोई फोल्डर बनाओ और फोल्डर के अंदर ही आप फाइल सेव करना सारी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, पाथ अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट मी रिमूव दिस, तो यानी आपका ये जो C ड्राइव :XAMPP या XAMPP के अंदर सॉरी C ड्राइव /XAMPP/HDocs या C ड्राइव /WAM.www, ये चीज़ किससे रिप्लेस हो जाती है, सीधा लोकल होस्ट से रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। इतना जो आपका पाथ है ये किससे रिप्लेस हो जाता है, ओके। सो हम लोगों ने बेसिक देख लिया कि PHP की एक फ़ाइल किस तरह से बनाते हैं और PHP का कोड किस तरह से लिखते हैं, किस पैरेंथेसिस वगैरह में लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं। तो नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि PHP की स्क्रिप्ट लिखना है, तो इतना तो आपको समझ लेगा कि एंगुलर ब्रैकेट ओपन क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में आपको PHP लिखनी है। लेकिन ये PHP स्क्रिप्ट लिखने का अकेला तरीका नहीं है, PHP लिखने के लिए टोटल 4 तरीके आपके पास अवेलेबल है। लेट अस डिस्कस PHP, देयर इज
ओके, सो टोटल अगर आपको PHP लिखना है तो आपके पास टोटल 4 मेथड्स हैं PHP स्क्रिप्ट लिखने के लिए। आप इन चारों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बट देखते हैं 1 मिनट। चारों का कुछ स्पेसिफिक नाम है। तो ये जो फर्स्ट मेथड है इसका नाम है XML फॉर्मेट या XML मेथड जो बोलना चाहो। ये है आपका ASP फॉर्मेट। ये है आपका शॉर्ट हैंड मेथड या शॉर्ट हैंड फॉर्मेट। और ये आपका स्क्रिप्ट फॉर्मेट। ठीक है, टोटल आपके पास 4 फॉर्मेट है PHP लिखने के लिए। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मेथड है यानी लेट मी हाईलाइट, ये दोनों जो मेथड है ये दोनों मेथड PHP के नए वर्जन्स में डेप्रीशिएट हो चुकी है, यानी PHP इन दोनों मेथड्स को अपने नए वर्जन्स में सपोर्ट नहीं करता। और ये जो मेथड है ये PHP के सिर्फ और सिर्फ नए वर्जन्स में अवेलेबल है। पुराने वर्जन में ये वाली मेथड यानी शॉर्ट हैंड मेथड पुराने वर्जन में अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या है, अवेलेबल सॉरी, चलो ये न्यू वर्जन में अवेलेबल है और ये दोनों ओल्ड वर्जन में। तो आप देख सकते हो जो XML फॉर्मेट है यही एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है जो सारे वर्जन में अवेलेबल है, चाहे नया वर्जन हो या पुराना वर्जन हो। ठीक है, अगर आप PHP का नया वर्जन यूज़ करोगे तो यू विल बी एबल टू यूज़ दिस शॉर्ट हैंड मेथड इटसेल्फ। बट ये दोनों मेथड हम लोग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्रीशिएट